gold cash and credit creation capacity of commercial bank. तो गोल्ड कैश क्या है? जो भी हम अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक उस पैसे का यूज करता है इन एडवांसिंग लोन्स। तो फॉर एग्जांपल कि हमने कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट कराए 1000 रुपीज, तो कमर्शियल बैंक इस 1000 रुपीज में से कुछ पार्ट तो वो रख लेता है सीआरआर की फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशो। ये वो परसेंटेज है, वो रेशो है विच इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, जो आरबीआई फिक्स करता है। और इतना पैसा टोटल डिमांड डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट कराना पड़ता है विद आरबीआई। तो इस 1000 रुपीज में से कुछ जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास रख लेते हैं कैश रिजर्व की फॉर्म में, और इस 1000 रुपीज में से कुछ वो अपने पास रख लेते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मींस, देखो सीआरआर तो टोटल डिमांड डिपॉजिट का वो पार्ट है जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कराते हैं आरबीआई के पास, और एसएलआर, दिस रेशो इज आल्सो डिटरमाइंड बाय आरबीआई। ये जो रेशो है एसएलआर, ये भी आरबीआई फिक्स करता है। और इतना पैसा टोटल डिमांड डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक कीप विद themselves, अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में। तो गोल्ड, कैश और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी मींस ऐसी सिक्योरिटीज जिनके अगेंस्ट कोई लोन नहीं लिया गया है, ऐसी सिक्योरिटीज जिनको एज ए कोलेक्टर यूज नहीं किया गया है। एज ए कोलेक्टर मींस जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कोई सिक्योरिटी मांगता है कि हम अपनी जमीन के पेपर या तो बैंक के पास रख दें, या गोल्ड हम रख दें, या हमारी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, ताकि अगर किसी भी सिचुएशन में हम बैंक के पैसे वापस ना कर पाए तो बैंक अपने पैसे उस सिक्योरिटी को सेल करके अपने पैसे वापस ले लें। तो एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दिस रेशो इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, और इतना पैसा टोटल डिमांड डिपॉजिट का इस फॉर्म में जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास रखते हैं। गोल्ड, कैश और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जिनके अगेंस्ट कोई लोन नहीं लिया गया है। अब गोल्ड कैश क्या है? जो ये सीआरआर और एसएलआर, ये पैसा अपने पास रखने के बाद जो कमर्शियल बैंक है सीआरआर और एसएलआर के अलावा भी कुछ पैसा वो अपने पास रखता है फॉर रूटीन फंक्शनिंग। क्योंकि वैसे तो जो कमर्शियल बैंक है उसका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। जो भी हम उसके पास डिपॉजिट कराते हैं उस पैसे को वो आगे लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करा देता है, ताकि उस पैसे पे उसको इंटरेस्ट मिले और उस इंटरेस्ट में से वो हमें पेमेंट कर देता है।
तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कराना चाहता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो लोन प्रोवाइड करेगा उतना ही उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन कमर्शियल बैंक सारे पैसे को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि ये हमारे डिमांड डिपॉजिट्स है। वो हमारे डिमांड डिपॉजिट में से लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो क्योंकि ये हमारे डिमांड डिपॉजिट है, तो हम जब चाहें अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कमर्शियल बैंक है वो कुछ पैसे अपने पास रखते हैं, ताकि जब कस्टमर अपने पैसे को विड्रॉ कराने के लिए आए तो उस टाइम उसके पैसे को वापस किया जा सके। तो जो कस्टमर्स हैं उनका बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बनाए रखने के लिए कि उनको जब पैसे की जरूरत है तो बैंक उनके पैसे को वापस कर सके, इसीलिए जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास वोल्ट कैश की फॉर्म में भी कुछ पैसा रखते हैं इमरजेंसी के लिए। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो वोल्ट कैश है और कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन जो कैपेसिटी है उसमें क्या रिलेशन है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जो 1000 रुपीज है, इसमें से वैसे तो जो कमर्शियल बैंक है वो सीआरआर की फॉर्म में भी कुछ पैसा रखेंगे, एसएलआर की फॉर्म में भी रखेंगे, और उसके अलावा वोल्ट कैश की फॉर्म में भी, यानी कि इन दोनों के अलावा भी अपने पास कुछ पैसा वो रखते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ वोल्ट कैश और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक की। तो फॉर एग्जांपल कि हमने 1000 रुपीज अगर कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट करा दिया, तो इसमें से अगर वो अपने पास 100 रुपीज रख लेता है वोल्ट कैश की फॉर्म में, तो अब कितना पैसा बच जाएगा कमर्शियल बैंक्स के पास लोन प्रोवाइड कराने के लिए? 900 रुपीज। लेकिन अगर ये वोल्ट कैश कमर्शियल बैंक अगर 100 की बजाय 1000 में से ज्यादा रख ले, 200 रुपीज, तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे बचेंगे लोन प्रोवाइड कराने के लिए? 1000 में से हम 200 लेस करेंगे, तो पहले जब कमर्शियल बैंक वोल्ट कैश की फॉर्म में रख रहे थे 100 रुपीज, तो लोन प्रोवाइड करा रहे थे 900, लोन के लिए उनके पास बच रहा था 900, तो वो 900 रुपीज लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब अगर वो वोल्ट कैश की फॉर्म में रख ले ज्यादा पैसे 200 रुपीज, तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे बच गए लोन प्रोवाइड कराने के लिए? 800 रुपीज। यानी कि अब वो 800 का कई गुना मनी क्रिएट कर सकता है। अगर कमर्शियल बैंक और ज्यादा इंक्रीज कर दे, 1000 में से वोल्ट कैश रख ले 300, तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे बच गए? 700 रुपीज। तो अब कमर्शियल बैंक इस 700 का कई गुना मनी क्रिएट कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक जितना ज्यादा वोल्ट कैश रखते हैं, उतनी ही कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इनवर्स रिलेशन है वोल्ट कैश और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक जितना ज्यादा पैसा डिमांड डिपॉजिट्स में से अपने पास रखेंगे, तो उतना ही ज्यादा वो कम मनी क्रिएट कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी में। अगर वो वोल्ट कैश कम रखते हैं कमर्शियल बैंक, तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर वो वोल्ट कैश ज्यादा रखते हैं कमर्शियल बैंक, तो उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अभी सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है,
और कंट्री में जो मनी की सप्लाई है उसको भी कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। तो जो सेंट्रल बैंक है, हर एक कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, और हमारी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस कंट्री की में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी फ्रेम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, उसको भी कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 according to Reserve Bank of India Act 1934। रिजर्व बैंक से पहले हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक के जो फंक्शंस थे वो परफॉर्म किए जाते थे इंपीरियल बैंक के थ्रू। लेकिन 1926 में हमारे यहाँ पे रॉयल कमीशन को नियुक्त किया गया, और जो रॉयल कमीशन है उसने अपना डिसीजन दिया कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है या फिर जो किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या मनी की सप्लाई से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको गवर्नमेंट ना करके किसी और इंस्टीट्यूशन द्वारा कराया जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट और जो अदर इंपॉर्टेंट अपने डिसीजंस हैं उनमें अपना रोल प्ले करे। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री की, उसको सेंट्रल बैंक द्वारा या किसी अदर इंस्टीट्यूशन द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए। इसीलिए 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। नेशनलाइजेशन मींस कि पहले जो आरबीआई था वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। नेशनलाइजेशन मींस कि वो अब कन्वर्ट हो गया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। तो जो सेंट्रल बैंक है वो एक अपेक्स बैंक होता है, सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड पॉलिसी को फ्रेम करता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके जो फंक्शन है, सबसे पहला जो फंक्शन है आरबीआई का, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पे मनी की सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट। हमारी गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं
all denominations of coins is issued by government. इसके अलावा जितनी भी करेंसी है, all denominations of paper currency is issued by RBI. और थर्ड, कमर्शियल बैंक. लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दे कैन नॉट इशू करेंसी. जो कमर्शियल बैंक है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है मनी को इशू करने की. वो सिर्फ क्रेडिट क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट और बाय गिविंग लोन्स. तो एक आरबीआई ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है which have sole authority. आरबीआई ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास जो ऐसा राइट है कि वो नोट इशू करता है. आरबीआई इज द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स. सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो नोट इशू कर सकता है. और आरबीआई के इस फंक्शन को हम बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन. करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ आरबीआई. अब जो करेंसी इशू की जाती है आरबीआई के थ्रू, उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर, या फिर हम उसको बोलते हैं फिएट करेंसी. लीगल टेंडर मींस कि जो करेंसी आरबीआई द्वारा इशू की जाती है वो लीगली एक्सेप्टेड होती है हमारी कंट्री में, उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता. तो जो भी हमारी इंडिया की करेंसी है वो लीगल टेंडर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है. उसको हम यूज करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शन हो, हमारे रुपए को इंडिया में कोई लेने से मना नहीं कर सकता. तो क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो गवर्नमेंट द्वारा इशू है, गवर्नमेंट द्वारा जो ऑथराइज्ड है, यानी कि आरबीआई द्वारा जो इशू है, तो उसको लीगल टेंडर का स्टेटस मिला है कि वो हर जगह एक्सेप्टेड होगी, उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता. अब आरबीआई जो भी नोट इशू करता है उसके लिए उसको मिनिमम रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है. और वो मिनिमम रिजर्व जो रिक्वायरमेंट है वो है 200 रुपीज करोड़. यानी कि नोट इशू करने से पहले उसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व होना चाहिए. और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, ये जरूरी है. 200 करोड़ में से मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और बाकी फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है. वैसे एक्चुअल में तो आरबीआई के पास जो ये रिजर्व है ये 200 करोड़ से कहीं ज्यादा है, कई गुना है इसका. लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना 200 करोड़ रुपए का जो मिनिमम रिजर्व है वो आरबीआई के पास होना चाहिए. और इसके बेस पे वो जितनी चाहे मनी की सप्लाई कर सकता है, जितने चाहे नोट इशू कर सकता है. 1956 से पहले जो मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट थी वो नहीं थी. उससे पहले जितने नोट आरबीआई इशू करता था उतना ही रिजर्व उसको रखना पड़ता था. लेकिन 1956 से ये मिनिमम रिजर्व एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि मिनिमम इतना रिजर्व आरबीआई के पास होना चाहिए और उसके बेस पे वो जितना चाहे नोट इशू कर सकता है. और ये मिनिमम जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये इसलिए है ताकि लोगों का हमारी करेंसी में विश्वास बना रहे. क्योंकि हमारा जो मनी है,
हमारी जो करेंसी है रुपीज, वो हमारा क्रेडिट मनी है, क्योंकि उसकी जो मनी वैल्यू है उसके ऊपर जो लिखा है वो अमाउंट ज्यादा है और जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है वो उसकी कम है। तो इसीलिए ताकि जो लोग हैं उनका बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बना रहे, उनका करेंसी में विश्वास बना रहे, तो इसीलिए मिनिमम रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है आरबीआई का वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बैंक के रूप में भी काम करता है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है एज अ बैंकर, एज एन एडवाइजर और एज एन एजेंट। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो एज अ बैंकर गवर्नमेंट के अकाउंट मेंटेन करता है, मैनेज गवर्नमेंट्स अकाउंट्स। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अकाउंट कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। एज एन एडवाइजर, एडवाइजर मींस कि जो आरबीआई है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। आरबीआई फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उससे रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम करता है आरबीआई फॉर आर इकोनॉमी। और एज एन एजेंट बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि हम गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में सेल या परचेज की जाती है वो कौन करता है, आरबीआई। तो गवर्नमेंट जब भी पब्लिक से लोन लेती है, अपनी कोई बॉन्ड इशू करती है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको खरीदने और बेचने का जो काम है वो कौन करता है, आरबीआई। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है एज ए बैंकर, एज एन एडवाइजर और एज एन एजेंट। एज अ बैंकर मींस गवर्नमेंट के अकाउंट मेंटेन करता है। एज एन एडवाइजर गवर्नमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। एज एन एजेंट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनको बाय और सेल करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है वैसे इन 3 फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन भी परफॉर्म करता है हमारा सेंट्रल बैंक फॉर गवर्नमेंट, डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग मींस कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है, तब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कहां से करे,
फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपके पास 100 रुपए हैं तो आप खर्चा कर रहे हो 120, तो 20 रुपए आपके पास कहां से आएंगे, कहां से खर्च करेंगे आप? किसी से उधार लेंगे। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो बजाय कि उसकी रिसिप्ट्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। तो गवर्नमेंट जब उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, उधार लेती है आरबीआई से या पब्लिक से या फिर फॉरेन कंट्रीज से। तो जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उसकी रिसिप्ट कम है, तो गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेती है और इसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर उसके ज्यादा है, तो उस केस में जो आरबीआई है वो फाइनेंस करता है गवर्नमेंट को, उसको उधार देता है, नई करेंसी इशू करता है और गवर्नमेंट को उधार देता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक मीन्स कि जैसे हमारे जो रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है, कि हमारे पास जब भी एक्स्ट्रा रिजर्व होता है, एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास होते हैं, तो हम कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं, और जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम कमर्शियल बैंक से लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। तो जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ है, वही रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है। जो हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है, सेम वैसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ है, सेंट्रल बैंक के साथ है। कमर्शियल बैंक्स के पास जब भी एक्स्ट्रा रिजर्व होता है, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देते हैं, और बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे हमारे पास जब एक्स्ट्रा पैसा जब होता है, तो हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं ताकि हमें उस पे इंटरेस्ट मिले और हमारा पैसा सेफ भी रहे। ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक का तो काम ही है प्रॉफिट अर्न करना, तो या तो जो भी उसके पास एक्स्ट्रा रिजर्व है उसको वो लोन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं, चाहे कस्टमर हो या प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो। तो ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा रिजर्व होता है, तो वो अपने एक्स्ट्रा कैश रिजर्व को डिपॉजिट करा देता है आरबीआई के पास, और आरबीआई बदले में इंटरेस्ट की पेमेंट करता है कमर्शियल बैंक को, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ध्यान रखना है कि कमर्शियल बैंक जो पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं, कैश रिजर्व सीआरआर, उसके ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता। ऐसे ही जैसे कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो हम कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं, ऐसे ही कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा कैश है तो वो डिपॉजिट करा देता है आरबीआई के पास। और जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक्स।
अब जब आरबीआई, जैसे हम जब बैंकों से लोन लेते हैं तो बैंक भी हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ऐसे ही जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है तो आरबीआई भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम बोलते हैं, जो इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, रेपो रेट। तो बैंकर्स बैंक मींस कि जो कमर्शियल बैंक है, जो आरबीआई है, वो कमर्शियल बैंक्स का भी बैंक है, यानी कि जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ है वही कमर्शियल बैंक का रिलेशन है रिजर्व बैंक के साथ। तो जो रिजर्व बैंक है वो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है, और जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होती है तो उनको लोन भी प्रोवाइड कराता है।